नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। हमारे सफल जीवन न्यूज चैनल पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो सपनों की अनोखी रहस्यमय दुनिया में भ्रमण करने लगते हैं। सपनों में हम कभी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी समुद्र में गोते लगाते हुए अपने आप को देखते हैं। कभी सपनों में हम कार, बस और ट्रेन पर सवार होते हैं तो कभी जंगल और रेगिस्तान में अपने आप को पाते हैं। जागने के बाद कुछ सपने हमें याद रहती है और कुछ को भूल जाते हैं। सपनों को देखकर हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ सपने हमें खुश कर देती है तो कुछ सपने हमें दुखद अनुभूति होती है। मित्रों, सपने हमें क्यों आते हैं, इसे जानने की उत्सुकता हमें सदियों से रहा है। आज आप सपने क्यों देखते हैं, सपनों की इस रहस्यमय अनोखी दुनिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। दोस्तों, सपनों की व्याख्या के लिए अनेक प्राचीन और आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन किया गया। स्वप्न कार्य का अध्ययन वैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक रुचि के विषय रहे हैं। प्राचीन धर्मशास्त्र बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि स्वप्नावस्था में जीव लोक और परलोक दोनों देखता है। इस अवस्था में देश विदेश, नदी तालाब, जंगल पहाड़, स्त्री पुरुष, सेक्स, क्रोध, प्रेम, घृणा, भय आदि संसार की रचना कर लेता है। जीव द्वारा स्वप्न में भी सृष्टि, सांसारिक पदार्थों की रचना होती है। यह रचना अत्यंत रहस्यमय और विचित्र होती है। मांडुक्योपनिषद में गूढ़ रूप से स्वप्न को स्पष्ट किया गया है। प्राचीन काल में मिस्र और ग्रीस जैसे समाजों में स्वप्न देखने को अलौकिक ईश्वरीय हस्तक्षेप माना जाता था और स्वप्नों की व्याख्या अलौकिक शक्ति प्राप्त पुजारी व्याख्याकार के रूप में काम करते थे। दोस्तों, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनेरोलॉजी कहा जाता है। स्वप्न मुख्य रूप से नींद की तीव्र नेत्र संचलन REM चरण में होते हैं। मनुष्य प्रत्येक रात लगभग 2 घंटे स्वप्न को देखते हैं और प्रत्येक स्वप्न 5 से 20 मिनटों तक के होते हैं। स्वप्नों में मस्तिष्क के कई क्षेत्र शामिल होते हैं। अधिकतर लोग करीब 5 नींद चक्र अर्थात 7.5 से 8 घंटे सोते हैं और तीव्र गति नींद अर्थात रैपिड आई मूवमेंट REM भी औसतन 90 मिनटों के होते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न को मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया और इसका विवरण 1900 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में प्रकाशित किया। इसमें फ्रायड ने स्वप्न की परिभाषा दिया। फ्रायड के अनुसार स्वप्न वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अचेतन मन की इच्छाएं चेतन मन में बदले हुए रूप में प्रवेश करती है। फ्रायड ने कहा कि कोई भी स्वप्न निरर्थक नहीं होते हैं, बल्कि उनके विशेष अर्थ होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कामुक, असामाजिक, अनैतिक इच्छाएं जिसकी पूर्ति चेतन स्तर पर नहीं होने के कारण ये इच्छाएं दमित होकर अचेतन में चले जाते हैं। ये सभी इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से इच्छा पूर्ति करते हैं। इसलिए फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत को इच्छा पूर्ति का सिद्धांत अर्थात विश फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम कहते हैं। फ्रायड ने स्वप्न को नींद का रक्षक कहा है। स्वप्न कार्य
अर्थात ड्रीम वर्क के द्वारा स्वप्न में अव्यक्त विषय अर्थात लेटेंट कंटेंट स्वप्न के व्यक्त विषय मैनिफेस्ट कंटेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वप्न में अव्यक्त विषय का मतलब अचेतन मन में दमित इच्छाओं से होता है, जिसका स्वरूप प्रायः अनैतिक, अतार्किक तथा कामुक होता है। व्यक्त विषय का तात्पर्य यह होता है जो व्यक्ति स्वप्न में देखता है, अर्थात चेतन के प्रतिबंधकों यानी सेंसरशिप के कारण ही व्यक्ति की अतृप्त इच्छा रूप बदलकर स्वप्न में दिखते हैं। जिन रचनाओं द्वारा स्वप्न में रूप परिवर्तित होती है उसे स्वप्न रचना कहते हैं। फ्रायड के अनुसार स्वप्न रचनाएं 5 तरह की होती है, जैसे नंबर 1 संक्षेपण कंडेंसेशन, 2 विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, 3 प्रतीकीकरण सिंबलाइजेशन, 4 नाटकीकरण ड्रामाटाइजेशन और 5 गौण विस्तारण सेकेंडरी इलेबोरेशन। नंबर 1 संक्षेपण कंडेंसेशन। दोस्तों, स्वप्न में अचेतन विचार संक्षिप्त रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्वप्न विषय के कुछ बातें बिल्कुल गायब हो जाते हैं और स्वप्न सिर्फ एक खंड व्यक्त वस्तु के रूप में दिखाई पड़ता है। स्वप्न में कभी मिलीजुली आकृति उत्पन्न होती है, जैसे शारीरिक आकृति किसी एक व्यक्ति से मिलती है तो कपड़े किसी दूसरे व्यक्ति से और पेशा तीसरे व्यक्ति से मिलीजुली तस्वीर उपस्थित होती है और विभिन्न व्यक्तियों के कुछ सामान्य विशेषता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वप्न विश्लेषण करने पर स्वप्न के बारे में गुत्थी सुलझता है और अर्थ स्पष्ट होता है। 2 विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। फ्रायड ने बताया कि स्वप्न में विस्थापन की प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को आ जाना होता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का स्वप्न में अपने को राक्षस से लड़ते हुए देखा। स्वप्न विश्लेषण करने से पता चला कि राक्षस लड़का के माता पिता, चाचा, बड़ा भाई, अध्यापक या अनुशासक के रूप में था। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि किसी गांव में एक बढ़ई रहता है जिस पर हत्या का आरोप था और उसी गांव में 3 दर्जियां भी रहते थे। किसी ने फैसला किया कि गांव में बढ़ई अकेला है, इसलिए इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तीनों दर्जियों में से किसी एक दर्जी को फांसी की सजा दी जाए। यह विस्थापन का उदाहरण है। 3 प्रतीकीकरण सिंबलाइजेशन। फ्रायड ने स्वप्न में प्रतीकों को विशेष अर्थ बतलाया है, जो उसमें अधिकांश प्रतीक जनेंद्रिय संबंधी है। उनका कहना है कि व्यक्ति की प्रधान वासना काम वासना है। इससे व्यक्ति को अधिक शारीरिक सुख मिलते हैं और जीवन में सर्वाधिक इसका ही दमन होता है। स्वप्न में ऐसी दमित इच्छाएं ही छिपकर विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे लाठी, चाकू, तलवार, पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक, पर्वत, चट्टान, कलम, पेंसिल, नल, झरना और लंबे चीज, रेंगने वाली सांप, मछली आदि पुरुष जनेंद्रिय के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार बोतल, नाव, जहाज, कपड़ा, अलमारी, गुफा, गड्ढा, लकड़ी, कलियां, फूल, गोल पदार्थ, बगीचा, कागज, मेज, जेवर आदि स्त्री जनेंद्रिय के प्रतीक होते हैं। जंगली पशु उत्तेजित अवस्था एवं प्रबल
काम वासना का प्रतीक होते हैं। चोट लगना, सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, नाचना, घुड़सवारी करना, ऊंचाई पर चढ़ना, हवा में उड़ना, नदी में स्नान करना आदि संभोग करना और जनेंद्रिय से प्राप्त संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। माता पिता का प्रतीक राजा रानी या उच्च व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। बच्चों के भाई बहन और उस पर शक्ति बरती जाती है तो उसका प्रतीक पशु या कीड़े होते हैं। गाड़ी पर सफर करना और यात्रा करना मृत्यु का प्रतीक होता है। युवा लड़कियों द्वारा स्वप्न में चाकू या राइफल लिए व्यक्ति को पीछा करता दिखाई देना पुरुष जनेंद्रिय का प्रतीक होते हैं। 4. नाटकीकरण, ड्रामाटाइजेशन। फ्रायड के अनुसार स्वप्न में प्रकट कोई विषय अपने रूप बदलकर नाटकीय रूप में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई महिला जिसका शादी की प्रतिज्ञा भंग हो गई अर्थात डाइवोर्स हो गया है, वह स्वप्न में बांह टूटना, पैर टूटना के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। जो समस्या स्वप्न में नाटकीय ढंग से उपस्थित हुआ। मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वप्न विश्लेषण पर बातें स्पष्ट हो जाती है। 5. गौण विस्तारण, सेकेंडरी इलेबोरेशन। गौण विस्तारण के अंतर्गत स्वप्न में वैसी सामग्रियों को सजाई जाती है जिससे कि वह समझ में नहीं आ सके। इसके लिए बीच में जितनी बातें डालने की जरूरत होती है उतनी डाल दी जाती है। जैसे स्वप्न में निर्णय, आलोचना, आश्चर्य, तर्क भी रहते हैं। ये स्वप्न तंत्र से उत्पन्न नहीं होते हैं। यह अधिकतर गुप्त विचारों के खंड होते हैं। इस प्रकार फ्रायड ने अपने स्वप्न सिद्धांत में स्वप्न की चर्चा की है। फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत की आलोचना युंग तथा एडलर नामक मनोवैज्ञानिक ने की है। खासकर फ्रायड के स्वप्न में बताए गए प्रतीक को युंग तथा एडलर ने कहा कि स्वप्न में ऊंचाई पर चढ़ने, भविष्य में ऊंचे पद को प्राप्त करने से है। स्वप्न सिर्फ भूतकाल का ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले घटना का भी संकेत है। स्वप्न सिर्फ कामुक इच्छाएं की पूर्ति नहीं है। दोस्तों, इन आलोचनाएं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक महत्व है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब